नमस्कार। बिहार की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं पंकज कुमार। इस खास पेशकश में हम आपके साथ चर्चा करने जा रहे हैं कि आखिरकार झारखंड में एग्जिट पोल के उलट परिणाम आने वाला है। जी हां, क्योंकि आपको बता दें कि बहुत सारे लोग ऐसा कह रहे हैं कि झारखंड में हेमंत सोरेन ज्यादा ताकतवर दिखाई पड़े हैं और इसकी बड़ी वजह यह है कि गांव के इलाके में मुस्लिम्स बाहुल्य बेल्ट में ज्यादा वोटिंग हुआ है और शहर में वोटिंग का प्रतिशत काफी कम रहा है। यही नहीं, यह भी कहा जा रहा है कि जिस तरीके से प्रचार को हिमंता विश्व शर्मा, शिवराज सिंह चौहान ने अपने हाथों में ले लिया था, उससे एक बात बहुत साफ लगने लगा झारखंड वासियों को कि बीजेपी अपने लोकल नेताओं को, स्थानीय नेताओं को तरजीह कम दे रही है। तो क्या बाहरी नेता यहां की कमान संभालेंगे? जाहिर तौर पर बीजेपी ने अपनी तरफ से मुख्यमंत्री उम्मीदवार के तौर पर किसी को डिक्लेयर नहीं किया था और इस बात को प्रचारित जेएमएम के द्वारा बहुत जोर शोर से किया गया। साथ ही यह भी कहा जा रहा है कि 5 महीने हेमंत सोरेन को जेल में रखा गया और बीजेपी ने जिस तरीके से अपने केंद्रीय एजेंसी का दुरुपयोग किया, लोग अब अपने वोट के जरिए इसका बदला लेंगे क्योंकि लोगों में नाराजगी थी। और यह दावा किया जा रहा है जेएमएम नेता मनोज पांडे द्वारा। कई लोग ऐसी बात भी कह रहे हैं कि कांटे की टक्कर है, ऊंट किस करवट बैठेगा यह कहना मुश्किल है, लेकिन कई लोग कह रहे हैं कि मामला जो है हेमंत सोरेन की तरफ जाता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो सवाल यह उठ रहा है कि एग्जिट पोल, जो ज्यादातर एग्जिट पोल ये कहते हुए नजर आए कि एनडीए की सरकार झारखंड में भी बन रही है और एनडीए की सरकार महाराष्ट्र में भी बन रही है, तो क्या झारखंड में एनडीए की सरकार नहीं बनकर जेएमएम की सरकार क्यों बनने जा रही है? इस पर हम चर्चा करेंगे कि इसके पक्ष में क्या दलील है और विपक्ष में क्या दलील है। अगर एनडीए की बनती है तो क्यों बनेगी और जेएमएम की बनती है तो क्यों बनेगी? इन तमाम बातों के बारे में हम चर्चा करेंगे, लेकिन आइए पहले आपको सुनाते हैं बाइट, उसके बाद हम शुरू करेंगे चर्चा। 400 पार होड़ लगी हुई थी एग्जिट पोल वालों की कि कौन कितना ज्यादा सीट पहुंचाता है। इस बार भी वैसा ही कुछ होता दिख रहा है, लेकिन हकीकत में एग्जिट पोल है। एग्जैक्ट पोल जो होगा, जो परिणाम आएंगे वो चौंकाने वाले होंगे, एक तरफा होंगे। मैं दावा करता हूं कि कम से कम 55 प्लस में हम लोग जाएंगे। अरे लोगों का उत्साह देखिए, महिलाओं की कतार देखिए, वोट की जो बढ़ोतरी हुई, परसेंटेज जो बढ़ा वो देखिए। आपके पास कोई मुद्दा नहीं था, हमारे पास मुद्दों की भरमार थी। हम झारखंडी विषयों को लेकर आगे बढ़ रहे थे। जो भीड़ आ रहा था, जो क्राउड आ रहा था कल्पना सोरेन जी और हेमंत सोरेन जी की सभा में, अभूतपूर्व। नरेंद्र मोदी जी की सभा फेल हो जा रही थी कल्पना सोरेन की सभा के सामने। एक विधानसभा में इतनी भीड़ आती थी जिसकी कल्पना उन लोगों ने भी नहीं की होगी। तो ये दर्शाता है कि हम बहुत बड़ी बहुमत की ओर आगे हैं और एग्जिट पोल ये सब मैं मानता हूं प्रासंगिक नहीं है झारखंड के दृष्टिकोण से। फर्स्ट फेज में हम बेहतर कर रहे हैं, सेकेंड फेज में बेहतरीन कर रहे हैं और दोनों मिलाकर हम 55 प्लस पर हैं। फर्स्ट फेज में हम बेहतर कर रहे हैं और सेकेंड फेज में हम बेहतरीन कर रहे हैं, ये कॉन्फिडेंस है मनोज पांडे का। इस कॉन्फिडेंस की हकीकत क्या है, इसको हम समझने का प्रयास करेंगे। दरअसल झारखंड में होने क्या जा रहा है, इसको भी हम समझने का प्रयास करेंगे। क्योंकि आप देखिए 2014 में जोरदार तरीके से एनडीए की सरकार बनी थी, 2019 में जेएमएम लेड अलायंस की सरकार बनी, 2019 में बीजेपी अकेले चुनाव लड़ रही थी, ना आजसू साथ में थी, ना जेडीयू साथ में थी, कोई नहीं साथ में था। लेकिन 2024 में सभी साथ में है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या होने जा रहा है झारखंड में? क्या एग्जिट पोल और एग्जैक्ट पोल में बड़ा अंतर होने जा रहा है जैसा कि दावा कर रहे हैं मनोज पांडे? क्या ऐसे होने की परिस्थिति है? क्या वाकई जेएमएम लेड अलायंस की सरकार बनने जा रही है? क्योंकि दूसरे फेज में जिसके बारे में मनोज पांडे कह रहे हैं कि बेहतरीन करने जा रहे हैं, वहां महिलाओं ने बहुत बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। मुस्लिम बाहुल इलाके में जोरदार वोटिंग हुई। तो हम समझने का प्रयास करेंगे कि मनोज पांडे के दावों की हकीकत क्या है, उसमें कितना दम है। चलते हैं अपने मेहमानों के पास जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं।
हमारे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं, प्रदीप झा वरिष्ठ पत्रकार, डॉक्टर संजय कुमार राजनीतिक विश्लेषक, अजय कुमार झा राजनीतिक विश्लेषक, ये तीन मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप तीनों मेहमान का बहुत स्वागत है। डॉक्टर संजय, सीधा आपके पास आना चाह रहा हूं। ये मनोज पांडे जिस तरीके से बात कर रहे हैं, पहले फेज में बेहतर कर रहे हैं और दूसरे फेज में बेहतरीन कर रहे हैं, क्या लग रहा है आपको? क्या वाकई इनके दावों में दम है? क्या जेएमएम क्लियर कट एज में दिखाई पड़ रही है आपको, जिस तरह का दावा जेएमएम की तरफ से हो रहा है? देखिए, दावे करने का अधिकार सारे राजनीतिक पार्टियों को है और दावा करना भी चाहिए जब तक परिणाम नहीं आ जाता है। हरियाणा में भी बड़े दावे किए जा रहे थे, परिणाम कुछ और आए। तो जेएमएम तो अच्छा कर ही रही है, ये बात मनोज पांडे जी के कहने या न कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। जेएमएम, सब लोग कह रहे हैं कि जेएमएम अच्छा परफॉर्म कर रही है, लेकिन जो उनका गठबंधन है जिसके साथ वो चुनाव लड़ रहे हैं, क्या कांग्रेस भी बेहतर और बेहतरीन कर रही है? क्या आरजेडी भी बेहतर और बेहतरीन कर रही है? क्या सीपीआईएमएल को जो इस बार इन्होंने 3 सीटें दी हैं वो भी बेहतर और बेहतरीन कर रहे हैं? अगर सब कोई अच्छा कर रहे हैं तब तो फिर दावे क्या, वो तो परिणाम ही बता दे रहे हैं कि इतनी सीटें आएंगी और बिल्कुल हम बेहतरीन करके दिखाएंगे। लेकिन ऐसा है नहीं, चूंकि झारखंड में इस बार भारतीय जनता पार्टी ने सांगठनिक धार को काफी तरीके से धार दी है और बड़े ही ऑर्गेनाइज तरीके से चुनाव लड़ी है। अब उस चुनाव में कोई अभी कुछ नहीं बता सकता। ठीक है, एक सैंपल सर्वे के आधार पर 6-7 एजेंसियां अपना जारी करती है कि एग्जिट पोल में इसका दे रहा है, ये मेट्राइज किसी को दिखा रहा है और एजेंसी किसी और को दिखा रहा है, भास्कर किसी और को दिखा रहा है। लेकिन एक बात तो लगातार हम लोग कर ही रहे हैं ना कि जो फाइट है वो फाइट क्लोज की तरफ दिखता है। और अगर 4 सीटें जयराम महतो या निर्दलीय के हाथ में चली जाती है, जो झारखंड का समीकरण उस तरह से रहा है, अगर वो 3-4 सीटें उन लोगों के पास चली जाती है तो किंग मेकर की भूमिका में वो हो सकते हैं। तो जब फाइट इतना क्लोज है, जयराम महतो की भी उपस्थिति लोकसभा में दिखी है, जो विधानसभा के चुनाव में है, ठीक है, उनको नकारा जा रहा है कि एक सीट अपनी ही जीत पाएंगे, बाकी सीटें नहीं जीत पाएंगे। तो क्या इस बार आजसू और जयराम, क्या महतो लोगों का वोट लेने में सफल नहीं हुए? तो अगर आजसू कितना सीट लाती है, इनके जो जेडीयू के जो 2 कद्दावर नेता हैं, सरयू राय और राजा पीटर, कैसा परफॉर्म करते हैं, जो चतरा की सीट चिराग पासवान की पार्टी को दिया गया है वो कैसा करते हैं। अभी कुछ भी कहना, सब लोगों से मैं सीट वाइज भी बात करता हूँ, प्रमंडल वाइज भी बात करता हूँ कि संथाल, कोल्हान, उत्तरी छोटा नागपुर, दक्षिणी छोटा नागपुर, पलामू में क्या स्थिति है, जो अभी वहां है, झारखंड के चुनाव को कवर कर रहे हैं। तो वो लोग भी कहते हैं कि हाँ, फाइट तो बहुत क्लोज है। लेकिन नहीं, पर आप ये बात कह रहे हैं फाइट बहुत क्लोज है, लेकिन आपको बताएं चर्चा बहुत तरह की आ रही है और हम चाहेंगे कि सिलसिलेवार तरीके से बड़े नेताओं के बारे में बात करें, कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, इस बारे में हम बात करें। हम सबसे पहले बात करते हैं घाटशिला की। घाटशिला में चंपई सोरेन के बेटा बाबूलाल सोरेन चुनावी मैदान में थे और उनके सामने झामुमो ने, झारखंड मुक्ति मोर्चा ने रामदास सोरेन को ही उतारा। चंपई जब भाजपा में गए तो हेमंत सोरेन ने रामदास सोरेन को मंत्री बना दिया और चुनाव में यह उनके लिए फायदेमंद साबित हुआ है, इस तरह की बात कही जा रही है। अब कहा जा रहा है कि रामदास सोरेन के पक्ष में क्या क्या है, तो रामदास सोरेन के पक्ष में यह है कि ठीक है, चुनाव से पहले मंत्री पद मिलने की वजह से उनका रुतबा बढ़ गया, इसलिए चंपई सोरेन के बेटे बाबूलाल सोरेन के सामने ये 20 पड़ रहे हैं। और कहा यह भी जा रहा है कि बाबूलाल सोरेन की व्यक्तिगत छवि से इनकी छवि बेहतर है, क्योंकि ये मिलनसार स्वभाव के हैं, आसानी से एक्सेबल है। प्रदीप कुमार झा जी, अगर चंपई सोरेन के सुपुत्र चुनाव हार जाते हैं, और दूसरा चर्चा अगर हम करें पोटका की, पोटका में जहां मीरा मुंडा चुनावी मैदान में थी
और ऑब्वियस है मीरा मुंडा है, मतलब अर्जुन मुंडा का वेट उनके पीछे है। सवाल यह उठता है कि उनके सामने विधायक संजीव सरदार हैं जो कि निवर्तमान विधायक हैं। अब कहा जा रहा है कि यहां पर कांटे की टक्कर है, और कांटे की टक्कर की वजह बताई जा रही है कि जातीय समीकरण सरदार के पक्ष में, संजीव सरदार के पक्ष में, और मीरा मुंडा के खिलाफ ये बात जा रही है कि वो स्थानीय नहीं है। लोगों का कहना है कि जीतने के बाद वो यहां नहीं रहेंगे। अब मैं दो इन सीटों की बात कर रहा हूं, एक तरफ अर्जुन मुंडा की प्रतिष्ठा दांव पर है, दूसरी तरफ चंपई सोरेन की प्रतिष्ठा दांव पर है। अब सवाल उठ रहा है, जो इंफॉर्मेशन आ रहे हैं उसमें यह भी कहा जा रहा है कि इन दोनों सीट पर इन दोनों की प्रतिष्ठा जो है वो धूमिल होने जा रही है, क्योंकि एक की पत्नी हारने जा रही है, एक के बेटे हारने जा रहे हैं। इनकी सीट फंसी हुई है और ज्यादा उम्मीद है कि ये हार जाएंगे। क्या लग रहा है आपको? पंकज जी, एक उदाहरण के द्वारा मैं समझाने का प्रयास करूंगा। ठीक है, देखिए, पिछले बार जब बिहार में लोकसभा चुनाव के दौरान जब बिहार में वैशाली संसदीय सीट से राष्ट्रीय जनता दल ने मुन्ना शुक्ला को टिकट दिया, तो कई लोगों का ये मानना था कि मुन्ना शुक्ला को टिकट देने का मतलब है कि वहां पर जो मुन्ना शुक्ला की जाति के लोग हैं वो भी मुन्ना शुक्ला के साथ आरजेडी के पक्ष में चले जाएंगे। लेकिन ऐसा होता हुआ नहीं। ठीक है, वही परिस्थिति आप देखिए झारखंड में भी है। कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि जो प्रत्याशी की जाति और राजनीतिक दल का जो कॉम्बिनेशन है, वो कॉम्बिनेशन जब टूटता है तो कोई ये आवश्यक नहीं कि चंपई सोरेन जब झारखंड मुक्ति मोर्चा में थे तो प्रभावी थे, लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा से बाहर आने के बाद बीजेपी के लिए भी वो उतने ही लाभदायक होंगे, इस बात की कोई गारंटी नहीं दे सकता। और वही जिसका आपने चर्चा किया कि आज चंपई सोरेन के पुत्र हो चाहे पुटका में जो है वो मीरा मुंडा, जो अर्जुन मुंडा की पत्नी है, पूर्व मुख्यमंत्री है, उनकी पत्नी भी संकट में है। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि जब जो एक समीकरण है जो अलग अलग राजनीतिक दल के पक्ष में काम करता है, और उसका एक और उदाहरण से आप बेहतर समझ पाएंगे हम पंकज जी। देखिए, जब बाबूलाल मरांडी जो झारखंड के पहले मुख्यमंत्री हैं, वो पहला चुनाव लड़े थे दुमका लोकसभा सीट से। ठीक है, दुमका लोकसभा सीट से लड़े, शिबू सोरेन के खिलाफ लड़े, पहला चुनाव हारे, दोबारा जीते। लेकिन आज स्थिति यह है कि उसके बाद से लगातार आप देखिए कई चुनावों से बाबूलाल मरांडी जो है, जो अनारक्षित सीट है, वो वहां से चुनाव लड़ते हैं, जीतते हैं और हारे हैं चुनाव। मतलब वो दोबारा साहस नहीं कर पा रहे हैं वो आरक्षित सीट से चुनाव लड़ने का। कारण क्या है? कारण बाबूलाल मरांडी जिस प्रकार से, जैसे अभी इस बार भी चुनाव में जो सबसे बड़ा फैक्टर ये है कि आदिवासी मतों को बीजेपी झारखंड मुक्ति मोर्चा से तोड़ने में अक्षम साबित हुई है। ये बात तो दिख रहा है। कल परिणाम किसके पक्ष में आएगा नहीं आएगा ये तो कल मालूम चल जाएगा 24 घंटे के अंदर। लेकिन इतना स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि आदिवासी मतों में 70 to 80% वोट जो है वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के पक्ष में जा रहा है। उसमें बीजेपी फिसड्डी साबित हुई है। उसके बावजूद जब बीजेपी के पास जो है बड़े बड़े नेता है, बाबूलाल मरांडी पूर्व मुख्यमंत्री ने 2 मुख्यमंत्री दिया है बीजेपी ने आदिवासी समाज से, उसके बावजूद कारण क्या है? कारण ये है कि बीजेपी के अधिकतर जो आदिवासी नेता है वो आदिवासियों के बीच काम नहीं कर रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, राज्य के बंटवारे के बाद, राज्य के बंटवारे से पहले वहां ईसाई मिशनरियों के खिलाफ वनवासी कल्याण आश्रम की गतिविधियों के सहारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ या आरएसएस का जो प्रभाव था, वहां सत्ता में आने के बाद आरएसएस का भी प्रभाव, वनवासी कल्याण आश्रम का प्रभाव भी हटा है, क्योंकि उन लोगों ने मान लिया कि अब तो सरकार बन गई बीजेपी की, अब तो सरकार के द्वारा ही समस्या का समाधान हो जाएगा। तो जो जितने आक्रामकता इन लोगों का पहले वनवासी कल्याण आश्रम के माध्यम से ईसाई मिशनरियों के खिलाफ हुआ करता था, जिसके बल पर एक समय में बीजेपी ने आदिवासियों के बीच भी अपना आधार तैयार किया था। इधर के 10 वर्षों के अंदर बीजेपी अपना वो आधार गंवा चुकी है, और आधार गंवा चुकी है। आप बड़ी बात कह रहे हैं, और इसलिए मैं आपको बताऊं कि कहा जा रहा है कि आदिवासियों ने ठोक करके हेमंत सोरेन के पक्ष में वोट किया। हमारे साथ अजय कुमार झा जी भी हैं, झारखंड की राजनीति पर पैनी नजर रखते हैं। अजय झा जी, मैं आपसे समझना चाहूंगा कि बीजेपी के तरफ बाबूलाल मरांडी, झारखंड के पहले मुख्यमंत्री, उसके बाद सीता सोरेन भी शिबू सोरेन की
बहू हैं, दूसरी बहू हैं कल्पना सोरेन, हेमंत सोरेन की पत्नी है। उसके बाद देखिए चंपई सोरेन, ये 3 आदिवासी नेता बीजेपी के तरफ, और चौथा अर्जुन मुंडा की बात करें जो लोकसभा चुनाव में हार गए। सवाल यह उठता है कि बीजेपी ने अपने आदिवासी किसी नेता को मुख्यमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट क्यों नहीं किया, और झारखंड विकास मोर्चा ने इसको मुद्दा बना लिया। झारखंड विकास मोर्चा का कहना है, माफ करिएगा, जो जेएमएम है, जेएमएम जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा, झारखंड मुक्ति मोर्चा का कहना है कि अरे इनके पास तो कोई नेता ही नहीं था और ये बाहरी नेता को प्रोजेक्ट कर रहे थे, उनके नेतृत्व में कैंपेन चल रहा था, इनका मुख्यमंत्री कौन बनेगा ये भी क्लियर नहीं है, ये किसी आदिवासी को मुख्यमंत्री बनाएंगे या नहीं बनाएंगे। ऐसे में बड़ा सवाल उठता है कि जो जेएमएम के द्वारा क्लेम किया जा रहा है कि हम ज्यादा से ज्यादा वोट ला रहे हैं और हम 50 से ज्यादा सीटें जीत रहे हैं, इसमें आपको सच्चाई क्या नजर आ रही? देखिए, आपने बड़ा ही मजबूत सवाल उठाया है, और मुझे लग रहा है कि इसको अगर थोड़ा से डेविएट करके देखें तो एक बात हम लोगों को समझ लेना चाहिए। कई फैक्टर्स हैं इसमें। सबसे महत्वपूर्ण सवाल जो आपने उठाया कि भाजपा ने शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी में से लीडरशिप नहीं दिया। शेड्यूल ट्राइब से उनके मुख्यमंत्री बने हैं, ये तो हम लोगों को पता ही है। लेकिन एक बात तो मानना पड़ेगा, झारखंड निर्माण के प्रोसेस में जो कंट्रीब्यूशन शिबू सोरेन जी का रहा था वो तो अनपैरेलल है। अब उसमें भी कई तरह के डिबेट्स हुए शिबू सोरेन जी के पक्ष में और विपक्ष में, उस पर मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन उनका एक महती रोल था और भूमिका थी। ये आदिवासी समाज में ये आज भी इस बात को माना जाता है और ये उन्हीं के लड़के हैं। तो अब एक बात तो हम लोगों को बिल्कुल मान लेना चाहिए कि जब एक ऐसा स्टेप, अगर हम ब्रांडिंग के नाम पर देखें तो इतना तो तय है कि अगर शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी में से और वहाँ से लीडरशिप की बात अगर होगी तो लोग अट्रैक्टेड होंगे। तो शिबू सोरेन की जो विरासत हेमंत सोरेन जी लेकर के चल रहे हैं, लोग उधर जाएंगे। भाजपा को मौका मिला था, बाबूलाल जी आए थे और वो उस तरह से अपनी छाप छोड़ नहीं पाए। तो आज भी मुझे लग रहा है कि आदिवासियों के बीच में यह तो बिल्कुल साफ है कि उनका जो लिगेसी है वो शिबू सोरेन ही अभी उसको कैरी कर रहे हैं। अब इसमें देखिए और भी सवाल है। शिबू सोरेन जी के साथ कई तरह के बड़ी अभी कई समस्याओं से होकर के वो गुजरे हैं, उन्हें जेल में भी रहना पड़ा और अब बाहर निकल के आए हैं, तो उन्होंने छवि ही पूरा का पूरा बदल लिया है। वो बिल्कुल शिबू सोरेन के नक्शे कदम पर अपने छवि को वो आगे बढ़ा रहे हैं। और चूंकि देखिए अब आदिवासी समाज में भी पढ़ाई का स्तर जो है सुधरा है, काफी कुछ सुधरा है, लेकिन एक बात तो है ना कि जब आप जातिगत या एक समूहगत या एक रीजन उस तरह की बात करेंगे तो लोगों को लगेगा इन्हें हरास किया जा रहा है, क्योंकि वो तो बेल पर आ गए। अब बेल पर आ गए तो अब लोग, उनकी कम्युनिटी के लोग ये मानेंगे तब ना कि नहीं वो तो कल्प्रिट है, और कल्प्रिट वो है भी नहीं, वो साबित हुआ भी नहीं है। तो ये एक मैसेज और भी गया है लोगों के बीच में। अभी मैं आदिवासी समाज की बात कर रहा हूँ कि अभी अगर भाजपा आदिवासी समाज से किसी को देती भी तो वो शिबू सोरेन जी को परास्त नहीं कर सकती थी इमेज के मामले में, आज जो स्थिति है। तो मुझे लगता है कि एक यह फैक्टर रहा होगा कि भाजपा ने शेड्यूल ट्राइब में से नेता नहीं चुना, और दूसरा ये कि अब शेड्यूल ट्राइब होने मात्र से ही झारखंड में वो आप तो ऐसे नहीं कर सकते क्योंकि उनकी संख्या ही कम है। अब तो वहाँ नॉन ट्राइब्स की संख्या ज्यादा है। तो अच्छा, अब नॉन ट्राइब्स में समस्या ये है कि उनमें जो वो कटोगे तो बटोगे वाली तो बात तो है। वहाँ जातियों में अगर होता है जो डिवीजन होता है, और वो इस सब इन सब नारों से बहुत ज्यादा प्रभावी उस तरह से कभी समूह में आ जाने के लिए होता है, लेकिन वोट देने के क्रम में तो लोग बट ही रहे हैं। चलिए ठीक है, ये आपने एक बड़ा फैक्टर बताया, लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि अगर बीजेपी के बड़े दिग्गज फंस रहे हो तो सवाल है कि सरकार कैसे बन जाएगी। डॉक्टर संजय, मैं आपको बताऊं, कहा जा रहा है कि पोटका से मीरा मुंडा फंस सकती हैं। कहा जा रहा है कि रामदास सोरेन चंपई सोरेन के बेटे की सीट फंस रही है। कहा जा रहा है कि जो सरयू राय हैं
उनकी सीट भी फंस रही है, जबरदस्त लड़ाई है। वजह यह है कि पिछली बार जमशेदपुर पूर्वी से लड़े थे, इस बार जमशेदपुर पश्चिम पे आ गए हैं। अगर बचने की कोई उम्मीद है तो बचेगी इसलिए क्योंकि जो एक तीसरे उम्मीदवार हैं वो मैदान में आ गए और वो है बाबर। और कहा जा रहा है कि जो मुस्लिम वोट बन्ना गुप्ता के पक्ष में जोरदार तरीके से जाता, वो इसलिए नहीं जा पाया है क्योंकि बाबर खान के कारण थोड़ा सरयू राय को एज मिल रहा है, लेकिन फिर भी सीट फंसी हुई है। अब सवाल है कि चंपई सोरेन के बेटे बाबूलाल सोरेन फंस जाएं, अर्जुन मुंडा की पत्नी मीरा मुंडा फंस जाएं, सरयू राय की सीट फंसने लगे। ऐसे में सवाल उठता है कि कैसे कहा जाएगा कि सरकार बिल्कुल बन ही रही है बीजेपी की। और इसीलिए तो सवाल उठाए जा रहे, कहा जा रहा है कि धनवार में अगर निरंजन राय को मैनेज नहीं किया जाता तो यहां पर भी सीट फंस रही थी और बाबूलाल मरांडी खुद सकते में थे, खुद उनकी परेशानी बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही थी। डॉक्टर संजय, पिछली बार क्या हुआ था 2019 में? कोल्हान की सारी सीटें बीजेपी हार गई थी। संथाल में मात्र इनके हिस्से में 4 सीटें आई थी। क्या लगता है कि इस बार कोल्हान और संथाल में बीजेपी वो पहले वाली स्थिति में ही रहेगी कि सारी सीटें हार गई? ठीक है, सीटें फंस सकती है, लड़ाई, मैं तो कह रहा हूं कि लड़ाई नेक टू नेक फाइट है, क्लोज कंटेस्ट है, उस फाइट को लेकर के कहां कोई दिक्कत है। लेकिन ऐसा नहीं है कि संथाल में बीजेपी अच्छा परफॉर्म नहीं करेगी। और जहां तक फंसने की बात है, ठीक है, रामदास सोरेन के प्रति एक है लोगों के मन में, तो मैं तो शुरू से कह रहा हूं कि हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन ने जो ट्राइबल सीटें हैं उन पर बिल्कुल मजबूत पकड़ बनाने में कामयाबी पाई है। इस बार भी वो आदिवासी इनसे कनेक्टेड रहे। रोटी बेटी माटी का मुद्दा, वो मुद्दा इन्फिल्ट्रेशन का मुद्दा, झारखंड और झारखंड के अस्मिता का मुद्दा से ज्यादा कनेक्ट कर पाया हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन ने। जब जाकर के कहा, उनकी मैया योजना की चर्चा ज्यादा है, गोगो दीदी योजना जब चलेगा तो चलेगा, लेकिन अभी तो मैया योजना उनके खाते में जा रहा है। और कितना दिन पहले ये मैया योजना आई, तो हेमंत सोरेन ने कहा कि भाई हम तो बोलते नहीं, हम तो करके दिखाते हैं। तो आदिवासी और जो ट्राइबल पॉपुलेशन है बिल्कुल कनेक्टेड है। लेकिन मुझे लग रहा है कि कोल्हान में पुनरावृत्ति नहीं होगी पिछले बार की तरह कि 14 की 14 सीट हार जाएगी बीजेपी या उनके जो अलायंस एनडीए। संथाल में बस इस बार भी 4 से ऊपर ये नहीं पहुंच पाएंगे। जो फीडबैक है उसमें है कि नहीं, फाइट जरूर क्लोज है, लेकिन इनकी सीटें बढ़ेंगी और ट्रायंगुलर फाइट भी कुछ जगह है जिसका लाभ भी इनको मिलेगा। रह गई बात कि उत्तरी छोटा नागपुर में पिछली बार ये 11 सीटें जीते थे। अब देखते हैं इस बार उत्तरी छोटा नागपुर के जो 7 जिले हैं, माना जाता है कि वो बीजेपी का गढ़ है, वहां पर बीजेपी परफॉर्म करते रही है और इस बार बीजेपी ने भरपूर कोशिश की है। दक्षिणी छोटा नागपुर में भी बीजेपी ने बहुत ही मेहनत की है। तो उत्तरी छोटा नागपुर, दक्षिणी छोटा नागपुर और पलामू, इसमें फाइट जरूर क्लोज है। ये सरजू राय की बात आपने की कि हाँ फंसे हुए हैं, तो वैसे तो पूर्णिमा दास को भी जो है वो डॉक्टर अजय अच्छा टक्कर दे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि पूर्णिमा दास साहू के लिए बिल्कुल मैदान खाली है, वहीं से तो हार गए थे रघुवर दास और सरजू राय चुनाव जीत गए थे। तो फाइट तो वहां होता ही है, क्लोज फाइट होता ही है। और एक मैं बता दूं कि 31 विधानसभा, 81 में 31 विधानसभा झारखंड की ऐसा है जहां महिला मतदाता पुरुषों से ज्यादा है। अब महिलाएं तो निकली हैं, बड़ी संख्या में निकली हैं। अब वो महिला मतदाता क्या बीजेपी के या एनडीए के मैनेजमेंट का परिणाम है कि महिलाएं निकली? बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं को इतना चार्ज किया कि उसकी वजह से वो निकली, या जो मैया योजना है उसकी वजह से वो निकली, या जो उनको भावी जो दिखाया गया है सपना कि आपके हिस्से में ये, बिल्कुल इसकी वजह बिल्कुल। लेकिन ये दावा किया जा रहा है कि आधी से ज्यादा आबादी का समर्थन साफ तौर पर हमें मिला है क्योंकि हमने करके दिखाया। सवाल ये उठता है कि अगर रांची में भी बीजेपी की सीट फंसने लगे प्रदीप झा जी,
तो क्या कहिएगा? कहा जा रहा है कि कई बार से जीतने वाले बीजेपी के दिग्गज नेता सीपी सिंह और महुआ मांझी में कांटे की टक्कर कहा यह जा रहा है। अब आपको याद होगा, रांची में खुद प्रधानमंत्री ने रोड शो किया था। कहा यह जा रहा है कि अगर सीपी सिंह निकलते भी हैं थोड़े मार्जिनल वोट से, तो उसमें प्रधानमंत्री का योगदान होगा, क्योंकि लास्ट समय पर ऐन वक्त पर प्रधानमंत्री ने आकर के वहां उल्टे माहौल को बदल दिया। बिल्कुल सवाल यह उठता है कि रांची में अगर बीजेपी की सीट फंसने लगे, टफ दिखाई लगने लगे, तो क्या कहेंगे आप? क्योंकि कहा जा रहा है कि इस सीट पर महुआ मांझी जबरदस्त जोरदार टक्कर दे रही हैं, क्योंकि बंगाली वोटरों का महुआ की तरफ झुकाव है, आदिवासी वोटरों का झामुमो की तरफ एक तरफा रुझान है, और जो राज्यसभा सांसद महुआ मांझी हैं वो जोरदार तरीके से सीपी सिंह को टक्कर दे रहे हैं। और वैसे भी देखा गया था कि पिछली बार भी इन्होंने जोरदार टक्कर दिया था। हो सकता है कि इस बार कहीं ये जीत ना जाए, इसलिए रांची में सीपी सिंह की सीट फंसना, क्या कहेंगे आप? अगर ये फंसती हुई दिखाई पड़ी है, बीजेपी कॉन्फिडेंट नहीं है रांची जैसे शहर में, तो क्या कहेंगे आप? देखिए, वैसे मेरा मानना है पंकज जी कि रांची हो चाहे कांके की सीट हो, अद्धोगत्वा बीजेपी जीत जाएगी। लेकिन जैसा आपने कहा, इंट्रो में भी आपने कहा था कि देखिए बीजेपी के अंदर एक चीज की कमी इस बार स्पष्ट रूप से दिखी है कि जिस प्रकार से बाहरी नेताओं के हाथ में चुनाव प्रबंधन है इस चुनाव में बीजेपी का, उसका जो नकारात्मक असर पड़ा है। ठीक है, कुछ सकारात्मक असर की चर्चा हम लोगों ने किया कि हेमंत बिश्व शर्मा का या शिवराज सिंह चौहान का मैनेजमेंट की बात हमने की, लेकिन उसका नकारात्मक असर यह पड़ा है कि हर पूरे राज्य में 81 के 81 विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी के जो स्थानीय कार्यकर्ता और नेता रहे हैं वो अपने आप को उपेक्षित महसूस किया है उन्होंने। आपने देखा होगा झारखंड में जो है अभी राज्य के बाहर से भी लगभग 500 से 1000 की संख्या में बाहर से कार्यकर्ता आकर वहां पर चुनाव प्रबंधन में लगे हुए हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय कार्यकर्ता उपेक्षित महसूस करते हैं। दूसरा एक और फैक्टर है, भारतीय जनता पार्टी एक कैडर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है पंकज जी। वहां पर जब लगातार एक ही व्यक्ति 6 बार 7 बार से लगातार विधानसभा का चुनाव लड़ता है, जीतता है, तो वहां पर जो स्थानीय स्तर पर जो कार्यकर्ता होते हैं उनको लगता है कि भाई मेरा मौका तो कभी आएगा ही नहीं, और मेरा मौका कब आएगा जब यह उम्मीदवार हारेंगे। उसका टेस्ट आप देखिए, एक बार की लगा, जैसे जमशेदपुर पश्चिमी का उदाहरण आप देख लीजिए, पूर्वी का उदाहरण देख लीजिए, जहां पर की पिछली बार रघुवर दास भी हार गए। ठीक है, तो एक दूसरा महुआ मांझी एक नई उम्मीदवार है। और तीसरा एक और फैक्टर है जिसके तरफ हम लोग चर्चा कम कर रहे हैं पंकज जी, जब से जेल से लौटकर आए हेमंत सोरेन, तो मुझे लगता है कि एक नई ऊर्जा लेकर, और कल्पना सोरेन के भी चुनाव मैदान में आने के बाद मुझे लगता है कि जेएमएम के कार्यकर्ता और उससे भी अधिक जो जेएमएम के समर्थक है, और कल ये भारतीय जनता पार्टी के भी जो विरोधी वोट बैंक भी है, उसके अंदर भी एक नया जोश जो है वो हिलोड़े मार रहा है। उसका भी असर पड़ा है कहीं ना कहीं इस चुनाव में। देखेंगे आप कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एक तरफ से जो नकारात्मक बातें ज्यादा फैलाते हुए दिखे, अपने सर्कल में भी वो कंफ्यूजन क्रिएट करते हुए देखे गए। लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो समर्थक हैं, जो उनके मतदाता हैं, उनके अंदर कल्पना सोरेन के मैदान में आने के बाद और हेमंत सोरेन के जेल में आने के बाद, जिस प्रकार से अजय झा जी ने भी बताया कि हेमंत सोरेन ने अपने लुक को बदल लिया, अब वो दिसोम गुरु की तरह, शिबू सोरेन की तरह दिख रहे हैं लोगों को, तो वो अभी यह सब फैक्टर मिलकर जो है एक प्रकार का एक माहौल जो है, माहौल झारखंड मुक्ति मोर्चा के पक्ष में बनाने में काफी हद तक जो है जो इंडिया अलायंस है उसको सफलता मिली है। हाँ, इंडिया अलायंस के लिए सबसे बड़ा मुझे लगता है जो लायबिलिटी होगी, हो सकती है पंकज जी, वो होगा कांग्रेस पार्टी। जिस प्रकार से बिहार के चुनाव में आपको याद होगा 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में केवल कांग्रेस को 70 सीटें दी गई, कांग्रेस का स्ट्राइक रेट बहुत खराब हुआ। इसी कारण से तेजस्वी यादव जिस प्रकार से मुख्यमंत्री बनते बनते रह गए, कहीं ऐसा न हो झारखंड में भी कि कहीं 30 सीट जो कांग्रेस को दी गई है और उसका स्ट्राइक रेट अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा के बराबर में नहीं रहा, तो मुझे लगता है कहीं हेमंत सोरेन जो है ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आने से पहले, पहुंचने से पहले ही न छूट जाए उनकी,
मुख्यमंत्री बनते बनते न रह जाए, तो उसके पीछे सबसे बड़ा कारण कांग्रेस का प्रदर्शन हो सकता है पंकज जी। चलिए, कांग्रेस का प्रदर्शन हो सकता है ये आप कह रहे हैं, लेकिन अजय कुमार झा जी, मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं। जरा सोचिए कि एक तरफ कल्पना सोरेन बड़ी नेता बनकर के उभरती हैं और दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि जामताड़ा से शिबू सोरेन की दूसरी बहू सीता सोरेन की सीट फंस रही है, वहां पर इरफान अंसारी जीत रहे हैं। इस तरह की सूचना आ रही है। अगर ऐसा होता है और दूसरी तरफ अर्जुन मुंडा लोकसभा चुनाव भी आ रहे हैं, सीता सोरेन भी लोकसभा चुनाव आ रही है, अब अर्जुन मुंडा की पत्नी की भी सीट फंस जाती है, अगर जो कहा जा रहा मुश्किल में है, पोटका में संजीव सरदार बड़ी चुनौती पेश कर रहे हैं और संजीव सरदार को एज है, इस तरह की बात कही जा रही है, तो सवाल उठता है कि इन दोनों नेताओं का भविष्य आप किस तरीके का देखते हैं? क्योंकि अर्जुन मुंडा लोकसभा हार जाते हैं और वो भी आदिवासी बाहुल्य लोकसभा क्षेत्र से। सीता सोरेन जो कि शिबू सोरेन की दूसरी बहू हैं, जीती हुई सीट पर बीजेपी ने उम्मीदवार बदल दिया और सीता सोरेन को टिकट दिया लोकसभा में, वहां भी हार मिली। और अगर यहां भी जामताड़ा से सीता सोरेन की हार होती है और पोटका से अर्जुन मुंडा की पत्नी की हार होती है, तो आप इस हार को दोनों नेता के परिप्रेक्ष्य में, संदर्भ में कैसे देखते हैं कि आखिरकार फिर अगर इस तरह की घटना घटती है तो क्या आपको लगता है कि बीजेपी के पक्ष में झारखंड में हवा बह रही है और बीजेपी की सरकार बन सकती है? पंकज जी, बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है, लेकिन ये इसका जो मैंने इससे पहले अभी जो अपना जो रिएक्शन दिया था उसी को मैं आगे बढ़ाता हूँ। इसके जो कॉजल इफेक्ट हैं बिल्कुल क्लियर है, जो मैंने कहा था बस वही यहाँ दिख रहा है कि ट्राइबल लीडरशिप का जो हेरिटेज है वो किसी और को नहीं गया। वो चंपे सोरेन भी आ गए, चाहे फिर आप वो उनकी जो बहन है, उनकी जो भाभी जो लड़ रही हैं, वो सब कुछ जो अब उतरा है, जो हेरिटेज गया है ट्राइब्स के बीच में, वो शिबू सोरेन जी के बाद जो हेमंत सोरेन जी हैं उन्हीं के साथ यह कैरी हो रहा है। अब बाकी अब उनकी भाभी, अब क्या वो सब तो लोगों को पता है कि किस तरह से भाभी ने प्रतिकार किया था, फिर उन्होंने पार्टी भी छोड़ा, और तो उन सब चीज़ों से कुछ होने वाला नहीं है। एक्चुअली जो हेरिटेज शिबू सोरेन जी से होते हुए, हेमंत सोरेन जी से होते हुए अब उनकी पत्नी और उनके लोगों के बीच आ रहा है, बस वो यही दिख रहा है। बिल्कुल साफ है कि आप किसे हेरिटेज, अब जैसे बिहार में ही अगर हम एक तुलना, एक मिनट के लिए मैं थोड़ा समय लूंगा, 1-2-4 सेकंड 10 सेकंड, कि अगर आज बिहार में ही राजद की बात अगर हम कर लें, अगर अपने बड़े बेटे को चाह कर भी अगर उनके बड़े बेटे कोशिश भी करेंगे कि वो तेजस्वी जी का को बीट कर सकें, तो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हेरिटेज उनके पिताजी ने उन्हीं को दिया है, छोटे भाई होने के बावजूद भी। तो इनको भी यहाँ पे यही हुआ है, इनको भी हेरिटेज इनको हेमंत सोरेन जी को मिला है। अब ट्राइबल कम्युनिटी के बीच अब यही एक्सेप्टेड हो गए हैं कि यही ट्राइबल नेता है, तो इन्हीं के साथ चलेगी। और देखिए कल्पना सोरेन जी जो आई हैं, एक तो इतनी यंग दिखती हैं भी, और जिस तरह से वो लीड कर रही हैं, एकदम फ्रंट डोर से वो लीड कर रही हैं, अप फ्रंट कह सकते हैं, और उसका इमेज मिल, उसका इम्पैक्ट दिख रहा है, वो साफ दिख रहा है। तो अब तो बल्कि अभी तक तो हेमंत जी अकेले थे, अब तो अपनी पत्नी के साथ उनका फाइट बड़ा ही पावरफुल होकर के इमर्ज कर रहा है। तो मुझे लग रहा है कि वहाँ अच्छा, और ये जो 1-2 नेता जो ट्राइबल नेता जिनके अपने लोग अगर हारने वाली जो स्थिति में अगर आ भी जाते हैं, हार भी जाते हैं, तो उससे भाजपा डायरेक्टली अफेक्टेड नहीं हो रही है, मैं ये मानता हूँ। ठीक है, वो नेता हार जाएंगे, लेकिन भाजपा जिस तरह से लड़ रही है वो अपनी स्थिति पर रहेगी, उसमें कोई शक नहीं है, वो रहेगा। अब वो आगे की बात होगी कि कितने नंबर किसे आते हैं। फाइट तो बिल्कुल टाइट है, ये तो बिल्कुल साफ दिख ही रहा है, इसमें तो कहीं कोई दो राय हो ही नहीं सकती है। लेकिन ये जो कुछ लोग हारेंगे तो क्या उनका भविष्य होगा, उनका भविष्य अब डिपेंड करता है भाजपा लीडरशिप उनको कितना आगे प्रमोट करना चाहती है, क्योंकि भाजपा लीडरशिप भी उनको एक बोझ की तरह तो आगे बढ़ाएगी नहीं। एक बार मौका मिला, दूसरी बार मौका मिला, बार बार मौका तो मिलेगा नहीं। तो अब देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन ये बात तय है कि भाजपा इसके बावजूद भी फाइट से बाहर हो रही है, नहीं है। और जो अभी प्रदीप जी ने बड़ा इंपॉर्टेंट बात कहा था, मैं उससे बिल्कुल सहमत हूं कि कांग्रेस बहुत बड़ी लायबिलिटी बन चुकी है यहाँ भी झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए।
तो अगर और जिसकी संभावना मुझे काफी लग रही है, तो वही एक रास्ता है निकलने का भाजपा के लिए, कि वहां हो सकता है कि वहां जेएमएम को मुश्किलात का सामना करना पड़े और अंततोगत्वा भाजपा सरकार बनाने में सफल हो जाए। क्योंकि 2-4 सीटों से अगर भाजपा पीछे पड़ती है तो फिर सरकार भाजपा बना लेगी, ये तो बहुत मुझे कठिन नहीं दिखता है। तो अगर टाइट सिचुएशन भी होगा, 2-4 सीट का फर्क पड़ेगा, तो भाजपा के लिए फिर भी ये फायदे का ही सौदा होगा। ओवरऑल मेरा यही मानना है। और जो आपने कहा, आपको ये दिखाई पड़ रहा है, लेकिन मैं कुछ और सीट की बात करना चाहूंगा। और दरअसल डॉक्टर संजय, ये लोग ये इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं। कहा जा रहा है कि ये किंग मेकर की भी भूमिका में आ सकते हैं। अब इनकी स्थिति क्या है, थोड़ा इसके बारे में भी हम चर्चा कर लें। आपने जयराम महतो का नाम सुना होगा। जयराम महतो कहा जा रहा है कि ये युवाओं में बड़े पॉपुलर हैं, और दरअसल युवाओं में पॉपुलैरिटी की वजह से इनको फायदा मिल सकता है। नौकरी और रोजगार को लेकर के ये सरकार पर बहुत हमलावर दिखे, मतलब हेमंत सोरेन पर बहुत हमलावर दिखे। पर कहा जा रहा है कि गिरिडीह के डुमरी में लड़ाई त्रिकोणीय है। और त्रिकोणीय क्यों है, तो झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के सुप्रीमो जयराम महतो यहां से अपना भाग्य आजमा रहे हैं। और इनके विरोध में कौन है, बेबी देवी। बेबी देवी कौन है, तो जगन्नाथ महतो की पत्नी है जेएमएम से। और तीसरी उम्मीदवार हैं यशोदा देवी, जो कि आजसू से उम्मीदवार हैं। अब सवाल यह है कि युवाओं में जयराम महतो का जबरदस्त क्रेज है, और चुनाव का टाइम ज्यों-ज्यों नजदीक आ रहा है, झारखंड मुक्ति मोर्चा और जयराम के बीच में कांटे की टक्कर देखी जा रही है। अब सवाल उठता है कि यहां पर आजसू क्यों पिछड़ गया। यह भी एक चिंता का विषय है एनडीए के लिए। अगर आजसू भी खराब परफॉर्म करेगा तो एनडीए तो चिंतित होगा ना। मतलब अगर महतो वोट में ज्यादा सेंधमारी जयराम महतो की पार्टी कर लेती है, तो फिर सुदेश महतो के राजनीतिक भविष्य का क्या होगा, यह भी एक गंभीर सवाल है। इसलिए कहा जा रहा है कि बेबी देवी, जो कि जेएमएम से चुनाव लड़ रही हैं, जगन्नाथ महतो की पत्नी हैं, उनको जगन्नाथ महतो के कैडर का फायदा मिल रहा है, क्योंकि उनके पति दिवंगत हैं और आदिवासी वोटर्स भी उनके साथ जा रहे हैं। जयराम को फायदा बेरोजगारी को लेकर के मिल रहा है, वो वोटिंग क्षेत्रीय और जातीय अस्मिता के बीच में हुई है। इसको जातीय अस्मिता को लेकर के भी जयराम लड़ रहे हैं। सवाल उठता है कि जहां पर जयराम है वहां आजसू लड़ाई में ही नहीं दिखाई पड़ रही है। क्या आपको नहीं लगता कि ये एनडीए के लिए चिंता का सबब है कि आजसू को एनडीए ने 10 सीटें दी है? अगर जयराम बड़े प्लेयर दिखाई पड़ते हैं, उनके उम्मीदवार ज्यादा दिखते हैं, तो फिर एनडीए की संभावना भी तो कमजोर पड़ती दिखेगी ना डॉक्टर संजय। देखिए, दो चीजें हैं। आजसू आज तक जितनी भी बार लड़ी है, ये मैक्सिमम 3, 4 या 5 सीटें ही जीत पाई हैं। उससे अधिक ये सीटें नहीं जीत पाई हैं। तो ठीक है, आजसू भी अगर इस बार 3-4 सीट भी अगर 10 में जीत जाते हैं, तो ऐसा मैं नहीं मानूंगा कि इनका परफॉर्मेंस बिल्कुल खराब है। 16% वहां पर महतो आबादी है, 40% अगर ओबीसी हैं झारखंड में, तो 16% वहां पर महतो की आबादी है। और उस महतो आबादी में जयराम महतो का एक अपना पेनिट्रेशन है, एक अपना प्रभाव है। इस सच्चाई, और वो रिफ्लेक्ट हुआ लोकसभा के चुनाव में, वो रिफ्लेक्ट हुआ। तो इस बार बीजेपी ने आजसू के साथ गठबंधन किया। ऐसा नहीं था कि बीजेपी को नहीं पता था कि जयराम महतो का महतो वोट पर प्रभाव है। और जैसे बिहार में उन्होंने पशुपति पारस और चिराग पासवान में जब चुनने की बात हुई तो किनको चुना जाएगा, तो वो जयराम महतो को नहीं चुन लेते। लेकिन जयराम महतो की भीड़ चाहे जितनी हो युवाओं की, ऑर्गेनाइज्ड नहीं है जितना ऑर्गेनाइज्ड बीजेपी चुनाव लड़ती है। या सुदेश महतो, चूंकि सुदेश महतो चुनाव वहां लड़ते रहे, तो कार्यकर्ताओं की समझ, बूथ मैनेजमेंट और कैसे कहां कनेक्ट होना है, इसकी समझ है। जयराम महतो आए हैं, उनकी एंट्री हुई है, जोश है, लेकिन ऑर्गेनाइज नहीं है। और यही कारण है कि पहले भी हम लोग बात किए थे कि जयराम महतो अनऑर्गेनाइज तरीके से चुनाव में गए हैं इस बार, इसलिए वो अपनी सीट बचा लेंगे। 1 आध सीट और 2 सीट जीत सकते हैं, मैक्सिमम 3 सीट, और अगर घटेंगे तो अपनी सीट तो वो जीत ही रहे।
तो जगन्नाथ महतो की पत्नी के साथ उनकी लड़ाई है, लेकिन एज मिलते हुए दिख रहा है जयराम महतो। आजसू के बारे में जो आप कह रहे हैं, वो हम समझते हैं कि वो 4 सीटें आजसू और मैक्सिमम 5 सीटें इस बार भी वो जीत लेंगे। ऐसा नहीं है कि आजसू सीन से, चूंकि उनके साथ बीजेपी का सांगठनिक ताकत लगी हुई है। अपने तो उनका जो एक महतो वोटर है वो तो है ही, साथ साथ वो बीजेपी का भी जो कोर वोटर है वो भी उनके साथ खड़ी है। तो बीजेपी तो वो एनडीए के तौर पर वो चुनाव लड़ रहे हैं, केवल आजसू के नहीं, तौर ठीक पर है, नहीं लड़ ठीक है, बस महतो ठीक है। वोटर के वोटर। और अभी यही दिखाई पड़ रहा है कि सिल्ली में भी लड़ाई है। हमारे साथ सन्नी शरद, वरिष्ठ पत्रकार, वो भी जुड़े हैं, जो कि सीधा झारखंड के ताजा तरीन हालात से हमें अवगत कराएंगे और बताएंगे कि दरअसल जमीन पर हुआ क्या है। सन्नी शरद, हम लोग ये चर्चा कर रहे थे, आप जरा इस पर बेहतर प्रकाश डाल सकते हैं कि एग्जिट पोल में डिवीजन है। कुछ एग्जिट पोल कह रहा है एनडीए जीतेगी, कुछ कह रहा है कि इंडिया ब्लॉक जीतेगी। आपको क्या दिखाई पड़ रहा है? क्योंकि जिस तरीके से कई सीटों के बारे में कहा जा रहा है ये सीट फंस रही है, जैसे बताया जा रहा है ये कन्हैया, ये माफ करिएगा, ये जो है इनकी सीट फंस रही है, क्या कहते हैं, सरयू राय की सीट फंस रही है, सीता सोरेन की सीट फंस रही है। उसके बाद कहा जा रहा है कि और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट, सीपी सिंह की सीट फंस सकती है। अब रांची में बीजेपी के लिए सीट फंसना कितना गंभीर विषय हो सकता है। तो मैं यही आपसे समझना चाह रहा था कि आखिरकार स्थिति क्या है, किसको आप एज देख रहे हैं, किसको एडवांटेज देख रहे हैं? देखिए, एग्जिट पोल में जो कुछ भी दिखाया गया अलग अलग एजेंसियों की तरफ से, दरअसल स्थिति भी वैसी ही है। अभी कोई भी पार्टी या फिर कोई एक ऐसा उम्मीदवार नहीं है जो ताल ठोक कर कह सके कि वो आसानी से ये सीट निकाल रहा है। स्थिति दरअसल यही है कि 50-50 हर एक सीट पर मुकाबला है। मानकर ये चला जा रहा है कि इंडिया गठबंधन एज में है। उसके पीछे का कारण ये है कि पिछली बार के चुनाव से इस बार के चुनाव में करीब 7.5 लाख महिला वोटरों की संख्या बढ़ी है और सरकार में जो शामिल लोग हैं, इंडिया गठबंधन के लोग हैं, वो मान के चल रहे हैं कि पिछले 3-4 महीने से मैया सम्मान योजना के तहत, झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत जो 1,000 रुपए महिलाओं के खाते में गए, उसका प्रभाव कहीं ना कहीं है। और यही वजह है कि महिलाओं की वोट की संख्या जो है बढ़ी है और इंडिया गठबंधन मानकर चल रहा है कि जो 5% वोटिंग शेयर जो बढ़ा है उसका फायदा उनको होगा और वही उन्हें सत्ता तक जो है आसानी से पहुंचा सकता है। जो जादुई आंकड़ा है उसे छू सकता है। आप देखिएगा कि कई ऐसी सीटें हैं जो जिस पर झारखंड अलग होने के बाद से लेकर अब तक सबसे अधिक मतदान हुए। अक्सर यही होता है कि 5 साल सरकार रहने के बाद जब अधिक वोटिंग हो जाती है तो माना यह जाता है कि सरकार के खिलाफ गुस्सा है और लोग बढ़ चढ़कर वोट दिए। लेकिन यहाँ स्थिति और परिस्थिति दूसरी है। यहाँ मान के चला जा रहा है कि जो वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है उसके पीछे का कारण ये है कि महिलाएं बाहर निकली हैं अधिक से अधिक, खास करके ग्रामीण इलाके की महिलाएं, और यही वजह है कि वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है और उसका फायदा कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन को मिलेगा, ऐसा इंडिया गठबंधन का सोचना है। एनडीए गठबंधन का सोचना है कि चूंकि एक जो सबसे बड़ा मुद्दा चुनाव तक बना रहा वो नौकरी और रोजगार को लेकर था, और आप देखिएगा कि इस बार यूथ वोटरों की संख्या जो है वो भी काफी बड़ी है। तो एनडीए ये सोचकर चल रही है कि करीब 11 लाख जो यूथ वोटर्स हैं, 11.5 लाख वही डिसाइडिंग होंगे तो वो किसके तरफ गए हैं। और एनडीए गठबंधन मान के चल रहा है कि जो हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली सरकार थी, 5 लाख प्रत्येक साल नौकरी देने का वादा करके वो आए थे सत्ता में, तो वो नौकरी नहीं दे पाए और उसके खिलाफ जो गुस्सा है, खास करके अभी हाल में जो एग्जाम हुआ जेएसएससी सीजीएल, तो वो गुस्सा सरकार के खिलाफ गुस्सा है और वो गुस्सा का फायदा कहीं ना कहीं एनडीए गठबंधन नहीं, को पर हमें सन्नी शरद जी ये बताइए कि जिस तरीके से ग्रामीण इलाकों में वोटिंग जबरदस्त हुआ है, मुस्लिम बाहुल इलाकों में वोटिंग जबरदस्त हुआ है और शहरी इलाके में वोटिंग कम हुआ है, ये क्या इंडिकेट करता है? ये इंडिकेटर किस बात का है, जरा ये मुझे समझाइए। ये साफ इंडिकेट है कि इंडिया गठबंधन की तरफ एज है और इसे इनकार नहीं किया जा सकता। ये कोई इनकार नहीं कर रहा है, ना एनडीए भी इनकार कर रहा है और इंडिया तो इसे स्वीकार ही रहा है। अलग अलग एजेंसियां भी जो एग्जिट पोल किए
खुद बीजेपी भी जिन एजेंसियों को हायर करके अपना सर्वे रिपोर्ट तैयार करवाए हैं, वो भी मान के ये चल रहे हैं कि जो ग्रामीण वोटरों की संख्या बढ़ी है उसमें इंडिया गठबंधन को एज मिला है। जो शहरी वोटरों में वोटिंग परसेंटेज जो गिरा है उसका नुकसान कहीं ना कहीं बीजेपी को हुआ है। और जैसा कि आपने जिक्र किया कि रांची सीट आप समझिए कि पिछले 35 साल से यहाँ सीपी सिंह जो है 30-35 साल से चुनाव जीतते रहे हैं और उनकी सीट फंस गई। मानकर यही चला जा रहा है कि अगर रांची सीट फंस रही है बीजेपी की, इसका मतलब सरकार भी फंस रही है, मतलब सरकार बनाने में भी एनडीए को, तो बीजेपी अगर को मैं दिक्कत आपका हो सकती है। ओपिनियन पूछूं तो चंपई सोरेन के बेटे की सीट फंस रही है कहा जा रहा है, सीपी सिंह की सीट रांची वाली फंस रही है, कहा जा रहा है कि बाबर खान की वजह से अगर मार्जिनल वोट से सरयू राय जैसे कद्दावर नेता जीत जाएं तो जीत जाए, नहीं तो उनकी सीट भी फंस रही है। कहा जा रहा है अर्जुन मुंडा की पत्नी भी पोटका से जो लड़ रही हैं उनकी सीट भी फंस रही है। कहा जा रहा है जामताड़ा से सीता सोरेन की भी सीट फंस रही है। अब सवाल उठता है कि इतने दिग्गज नेताओं की सीट फंस रही है, फिर तो यह माना जाएगा कि माहौल जेएमएम के पक्ष में, एनडीए के पक्ष में नहीं है। बिल्कुल इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। देखिए रांची सीट को लेकर चर्चा इसलिए है क्योंकि पिछली बार 2019 के चुनाव में करीब 5000 वोट से सीपी सिंह चुनाव जीते थे और उस वक्त भी महुआ माझी उनके सामने थी। महुआ माझी अभी जो है वो राज्यसभा सांसद हैं और फिर से वो उनके सामने सीपी सिंह हैं। और ये चुनाव से 10 दिन पहले तक स्थिति ऐसी थी कि मान के चला जा रहा था कि महुआ माझी हो सकता है कि ये चुनाव जीत जाए, लेकिन चुनाव के वक्त और चुनाव से करीब 3-4 दिन पहले मुझे लगता है कि परिस्थितियां और स्थितियां जो है वो सीपी सिंह के पक्ष में हो गई। उसके पीछे के 2-3 कारण हैं। एक तो कारण ये कि बीजेपी के कई जो नाराज लोग थे वो निर्दलीय चुनावी मैदान में आ गए थे, जिससे मानकर चला जा रहा था कि सीपी सिंह की परेशानियां बढ़ सकती है। उन्हें अंततः हेमंता बिश्व शर्मा और बीजेपी के जो बड़े नेता हैं वो मनाने में सफल हो गए। दूसरा, सीपी सिंह को टिकट देने से जो बीजेपी के लोग नाराज थे, जो कोर वोटर हैं वो भी नाराज थे, वो चाहते थे कि अब बदलाव होना चाहिए, अंततः वो भी मान गए। तो इस हिसाब से लड़ाई अंतिम तक थी, लेकिन मुझे लगता है कि रांची की सीट जो है सीपी सिंह वो बचा लेंगे। रही बात जमशेदपुर पश्चिमी की सीट, जहां से सरयू राय चुनाव लड़ रहे हैं, वो जदयू के उम्मीदवार हैं और उनके सामने मंत्री बन्ना गुप्ता हैं। तो वो आपने जिनका जिक्र किया नाम बाबर खान, भले ही उनकी वजह से मान के चला जा रहा है कि सरयू राय लीड ले सकते हैं, लेकिन वहां कहीं ना कहीं थोड़ा सा एज में तो जरूर बन्ना गुप्ता जो मंत्री हैं और कांग्रेस के उम्मीदवार हैं वो हैं। पोटका की सीट जहां से अर्जुन मुंडा की पत्नी मीरा मुंडा चुनाव लड़ रही हैं, उस सीट पर भी जो है दावेदारी कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन के जो उम्मीदवार हैं संजीव सरदार, वो उनकी मजबूत है, क्योंकि वो विधायक रहे हैं, माना जाता है कि जमीन से जुड़े हुए हैं। अब चूंकि अंतिम में, लेकिन उस सीट की भी थोड़ी स्थिति परिस्थिति बदली। अर्जुन मुंडा, उनकी पत्नी और पूरा बीजेपी का जो संगठन है वहां मजबूती से काम किया, तो माना जा रहा है कि अंतिम में वहां भी थोड़ी स्थिति मजबूत हुई। अब और रही चंपई सोरेन के बेटे की स्थिति क्या है घाटशिला से? चंपई सोरेन के बेटे बाबूलाल सोरेन चुनावी मैदान में हैं और उनके सामने जो उम्मीदवार हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के, वो रामदास सोरेन है। रामदास सोरेन अभी हेमंत सोरेन के कैबिनेट में अभी मंत्री बने हैं। अभी जब हेमंत सोरेन जेल से निकले, कैबिनेट का विस्तार हुआ, उस वक्त उन्हें मंत्री बनाया गया और वो सीट जरूर कहीं ना कहीं फंसती हुई दिख रही है। जितनी आसान सरायकेला सीट पर खुद चंपई सोरेन आसानी से लड़ाई लड़ते हुए दिख रहे हैं, तो बाबूलाल सोरेन के लिए मुझे लगता है कि थोड़ी मुश्किल है। कुछ वीडियो भी वायरल हुआ। अमर बावरी की भी सीट फंस रही थी, कहा जा रहा था। बाद में प्रधानमंत्री का दौरा, बड़े नेताओं का दौरा हुआ और उसके बाद अमर बावरी लड़ाई में आए हैं। जीत रहे हैं या हार रहे हैं, ये बताइए, आपका ओपिनियन क्या है? देखिए, एक लाइन में कहा जाए तो अमर बावरी आज के डेट में थोड़ी मजबूत स्थिति में है, लेकिन जब उमाकांत रजक जो आजसू के विधायक भी रहे हैं, आजसू के नेता रहे हैं, और वो चुनाव से ठीक पहले जब कैंडिडेट के नाम की घोषणा होनी थी, तब वो झारखंड मुक्ति मोर्चा में शामिल हो गए। आप देखिए कि जातीय समीकरण के आधार पर उमाकांत रजक जरूर मजबूत हुए, लेकिन चुनाव से 2-4 दिन पहले स्थितियां बदली। वो स्थितियां इसलिए बदली क्योंकि जेएलकेएम जो जयराम महतो की पार्टी है, उनके जो उम्मीदवार हैं वो रजवार जाति से आते हैं और उनके लिए चुनाव से ठीक 3 दिन पहले, 4 दिन पहले जयराम महतो खुद कैंपेनिंग करने के लिए आए
और उसके बाद माना जा रहा है कि परिस्थितियां बिल्कुल बदल गई, क्योंकि जो रजवार जाति का एक वोट बैंक है उनके पक्ष में है। दूसरा, जयराम महतो के नाम पर उस इलाके में जो महतो जाति का जो वोट बैंक है, और झारखंड में यही ट्रेंड देखा गया इस चुनाव में खास करके कि जयराम महतो के साथ महतो जो है वो जुड़ाव रखते हैं। तो इन दोनों को मिला के अगर 15,000 वोट भी जयराम महतो के उम्मीदवार लाते हैं तो चलिए ठीक अमर है, बावरी ठीक है, के आप लिए बड़ी राह बात कह आसान गए। हो जाएगी। अब अंतिम सवाल आपसे कर रहा हूं, फिर और पैनलिस्ट हैं उनसे मैं जवाब ले लूंगा। ये बताइए कि 5 लाख ज्यादा महिलाओं ने वोट किया और 11 लाख युवाओं ने वोट किया, फिर भी आप क्यों कह रहे हैं कि जेएमएम लेड अलायंस को एज है और बीजेपी लेड अलायंस को एज नहीं है? नहीं, इसमें थोड़ा सुधार की जरूरत है। 7.5 लाख महिलाओं ने अधिक वोट किया और 11-11.5 लाख युवाओं ने वोट किया, वो अधिक वाली बात नहीं है। अच्छा, तो इसीलिए मान के चला जा रहा है, वो एज ये बढ़ा है वोटिंग परसेंट महिलाओं का, और इसलिए मान के चला जा रहा है कि ये वोटिंग परसेंट कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन के फेवर में है। आप देखिए कि दोनों चरण, फर्स्ट फेज में जो है 43 सीट पर वोटिंग हुआ था और सेकंड फेज में 38 पर, दोनों सीट को 81 सीट को मिला दिया जाए तो ज्यादातर ऐसी सीटें हैं जहां पर महिला वोटरों की संख्या अधिक है, और इस बार महिला वोटर ही मोर्चा संभाली है। अब इसकी तुलना अगर मध्य प्रदेश से आप करके देखिएगा, मध्य प्रदेश में जो चुनाव हुआ था नहीं वहां ठीक है, एकदम आपने अपनी बात रख दी। अजय कुमार झा जी, अगर इस लॉजिक से देखा जाए तो झारखंड में जेएमएम जीत रही है और महाराष्ट्र में शिंदे जीत रहे हैं, क्योंकि उन्होंने भी लड़की बहन योजना कुछ लोकसभा चुनाव के बाद ही वहां पर लागू किया ना। तो जो वोटिंग परसेंटेज महाराष्ट्र में भी बढ़ा है, तो क्या आपको लग रहा है कि जो एग्जिट पोल है वो महाराष्ट्र का सही होगा ज्यादातर और झारखंड का गलत हो जाएगा? देखिए, अगर आप सीधे तरीके से देखें तो बिल्कुल बिल्कुल साफ है कि झारखंड में फिर एनडीए पिछड़ जाएगी और महाराष्ट्र में निकल जाएगी। लेकिन सवाल यहाँ ये है कि सिर्फ एक इशू को लेकर के तो चुनाव होते नहीं है। ऑब्वियसली देखिए, वैसे भी झारखंड में ज़्यादातर जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वहाँ महिला वोटरों की संख्या ज़्यादा है। करीब 68 से 70 जहाँ सीटें हैं, या कम से कम 65 से तो ज़्यादा सीटें ऐसी हैं जहाँ महिलाओं की संख्या बराबर इधर हाल के वर्षों में ज़्यादा दिखी हैं, रही हैं। और इस बार हमारे मित्र बता रहे हैं कि वो उनकी संख्या और बढ़ी है। तो ये बात सही है कि ये मैया योजना जो है ना, ये मैया योजना नहीं तो ये आप मान रहे हैं ना मैया योजना गेम चेंजर है? अब इसका बहुत इम्पैक्ट पड़ने वाला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। प्रदीप और झा ये जी, आप मान रहे हैं मैया योजना गेम चेंजर है? नहीं, मैया योजना के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के लोगों द्वारा जिस प्रकार से बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा उठाया गया वह भी गेम चेंजर है। देखिए, आप पंकज जी केवल इसको बीजेपी को तो ठीक है शहरी क्षेत्र में फायदा मिला, लेकिन उन क्षेत्रों में बीजेपी को मुझे लगता है नुकसान भी है जहां पर की संख्या आबादी जो है मुसलमानों की है, जहां पर की कन्वर्टेड क्रिश्चियंस की आबादी है। तो वहां पर जितना एग्रेशन बीजेपी के समर्थकों में था उससे अधिक रिएक्शन में बीजेपी के जो विरोधी थे वो ज्यादा एग्रेसिव हुए। तो अगर ये पोलिंग बढ़ा है तो आप ये भी कह सकते हैं कि आप देखिए किन इलाकों में पोलिंग बढ़ी है। पोलिंग जहां बढ़ा है वह इलाका वह भी है जहां पर की मुसलमानों की संख्या अधिक है, जहां पर की क्रिश्चियन कन्वर्टेड क्रिश्चियंस की संख्या ज्यादा है। तो इसीलिए बीजेपी के खिलाफ भी पोलराइजेशन है। वहां पर एक तरफा पोलराइजेशन शहरों में अगर हम देखते हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के खिलाफ या माने हिंदू पोलराइजेशन है अगर, तो इसके खिलाफ का भी पोलराइजेशन है, उसका भी फायदा झारखंड मुक्ति मोर्चा को मिलता हुआ दिख सकता है कल। चलिए, तो आप तमाम पैनलिस्ट ने अपनी बात रख दी। सवाल ये है कि महिलाओं ने अगर बढ़ चढ़ करके हेमंत सोरेन के पक्ष में मतदान किया है तो ये निश्चित तौर पर माना जाएगा कि मैया योजना गेम चेंजर साबित हुई। पर क्या ये मैया योजना अगर झारखंड में साबित होती है गेम चेंजर, तो क्या महाराष्ट्र में भी यही लड़की बहन योजना गेम चेंजर साबित होगी? ये एक बड़ा सवाल है। तो फिर क्या महाराष्ट्र में एनडीए की सरकार बनेगी और यहाँ जेएमएम लेड अलायंस की सरकार बनेगी? क्या होता है आगे वो हम आपको जरूर बताते रहेंगे, लेकिन महत्वपूर्ण सीटों की स्थिति क्या है वो हमने आपको बताया कि कौन कौन बड़े नेताओं की सीट फंस रही है और कहां पर ये बड़े नेता निकल रहे हैं, कौन मजबूत हैं। इन तमाम चीजों के बारे में हमने बताया। तो सनी शरद,
आपका अजय कुमार झा जी, आपका प्रदीप कुमार झा, आपका डॉक्टर संजय कुमार, आपका, आप तमाम मेहमानों का बिहार की बात में शिरकत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया। तो बिहार की बात में इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए TV9। धन्यवाद, नमस्कार।